सदस्य, क्योंकि हम जिस संस्था में खड़े हैं आज, जिनकी देखरेख से इस संस्था को चौधरी चरण सिंह जी जहां भारत रत्न से नवाजे गए हैं, तो हम सब की उम्मीद है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी देश के शिक्षा जगत और मानचित्र में एक चमकता सितारा और रत्न के तौर पे देखा जाए। तो उनकी मुख्य जिम्मेदारी वीसी साहिबा प्रोफेसर संगीता जी का मैं नमन करता हूं। हमारे इस प्रदेश में मंत्री जिस विभाग को मैं केंद्र में संभाल रहा हूं और जिनके साथ हमें समन्वय बना के हाथ बटाते हुए काम करना है, जो सारथी रहेंगे हमारे कार्यक्रमों के, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, सुमिंद्र तोमर जी, हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, हमारे विधायकगण गुलाम जी, गौरव चौधरी, जो जिला पंचायत इस जिले का सबसे बड़ा पद और ग्रामीण क्षेत्र से सीधा संपर्क इस पद से होता है, विकास की बड़ी जिम्मेदारी है, मंचासीन सभी, और अतुल जी खास तौर से क्योंकि केंद्र मंत्रालय में वो एक सारथी के तौर पे काम कर रहे हैं, मेरे सचिव हैं विभाग के अतुल तिवारी जी, बहुत लंबा अनुभव इनको है इस क्षेत्र का, बारीकी से समझते हैं कैसे सुधार होगा, और हमारे यहाँ के विधायक श्री अमित अग्रवाल जी। हम सब लोग आज एक शुभ अवसर पर यहाँ आए हैं। जन शिक्षण संस्थान जो एक सरकार की पुरानी स्कीम है, इस संस्था से जुड़े हुए जो हमारे संगठन के लोग, जो डायरेक्टर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो लाभार्थी हैं और आम यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जनमानस के नागरिक हैं, सम्मानित सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और उद्देश्य है कि 2 दिन के इस कार्यशाला में हम जो जेएसएस स्कीम है उसके क्षमता विस्तार पे बातचीत हो और इसका समीक्षा भी हो कि कितना इसमें सुधार हुआ है, किस तरह से ज़मीन पे काम हो रहा है, कैसे और बेहतर इसको किया जा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि दूर दूर के उत्तर प्रदेश के 47 जन शिक्षण संस्थान के सदस्य और एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ आए हैं। दिल्ली से चल के 3 जेएसएस यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत अच्छी सुंदर प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया है कि जो कौशल विकास का एक प्रयास जो बिल्कुल ज़मीन पे हो, बिल्कुल ज़मीन पे, घर पे, डोर स्टेप पे, और उन लोगों के साथ जो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी ग्रहण की हो, 15 साल से लेकर 45 साल के आयु के लोग, हमारा नौजवान, हमारी युवा शक्ति इस जेएसएस के संस्था से जुड़ी हुई है और उन्होंने करके दिखाया है कि क्या कुछ संभव है। उसका छोटा सा एक ग्लिम्प्स आज प्रदर्शनी में इन्होंने दिखाया। बहुत आशा और उम्मीद के साथ आप सब यहाँ आए हैं। आज मंत्रालय के तौर से पूरी टीम यहाँ है। निस्बत की पूनम जी, जिन्होंने बताया कि उद्यमिता जो हमारे मंत्रालय का अहम मैंडेट है, जिम्मा है, कैसे हमारे लोग सक्षम बने कि सिर्फ नौकरी के लिए कतार में खड़ा होना ना पड़े, वह अपने जो है अपने उद्योग, अपने व्यापार को स्थापित करें और लोगों को रोजगार दे पाएं, उनका काम और उन्नत हो। सबसे अहम संस्था उत्तर भारत में निस्बत है जो उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रही है। तो पूनम जी ने बेहतरीन तरीके से आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। मैं हाल में ये नोएडा में संस्था है वहाँ गया था। जिस दिन मैं वहाँ पहुँचा उसी दिन हमारे विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को भी उन्होंने बुलाया था। 2 दिन की कार्यशाला थी। वो बता रहे थे कि कैसे अपने, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो कैसे शुरुआत हो, कैसे सोचना आप शुरू करो, कैसे स्ट्रक्चर करोगे अपने आप को, क्या आपके गवर्नेंस के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या पेपर वर्क है, क्या क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। ये एक आम नागरिक के लिए, एक आम युवा के लिए समझना आसान नहीं है। लेकिन मैंने नौजवानों से बातचीत की, मुझे लगा कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उसी दिन हमारे गुजरात और तेलंगाना राज्य के राशन डीलर्स को बुलाया गया था, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन उनका नेटवर्क है। कैसे और सरकारी सेवाओं को, सुविधाओं को
वे आम लोगों तक पंचायत के स्तर पे पहुंचा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग वो लोग ग्रहण कर रहे थे। और आर्मी वेटरन्स थे। मेरठ तो क्रांति की भूमि है और यहाँ हर घर परिवार में आपको लोग मिल जाएंगे जिन्होंने हमारी सर्विसेज में योगदान दिया है। कैंटोनमेंट का बड़ा इलाका, बड़ा क्षेत्र है, तो खुशी हुई मेरठ के भी वहाँ लोग एक्स आर्मी वेटरन्स, क्योंकि आपने सेवा पूरी की है, कर्तव्य का पूरा आपने निष्ठा से पालन किया है। अब आप दोबारा सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट होंगे, आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, उन चीज़ों को तलाशने के लिए वहाँ सब लोग जो अभी रिटायर होने वाले थे वो जवान मौजूद थे, उनके ऑफिसर्स मौजूद थे। तो अच्छी संस्था है। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूँ, मेरठ की धरती पे आया हूँ, नोएडा कोई दूर नहीं है और उसको फैसिलिटेट हमारा मंत्रालय करेगा। जो लोग जागरूक हैं, उत्सुक हैं, जाके देखें संस्था में क्या क्या ट्रेनिंग है। स्किल ट्रेनिंग, इसे आप महज सर्टिफिकेट के लिए, कागज़ के टुकड़े के लिए ना करें। और अब तक हम ये सोचते थे, इसको हम कहते भी थे कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग का एक टैग भी हम समय समय पे देते थे, लेकिन इस पे सोच प्रधानमंत्री जी के स्तर पे, हमारे मंत्रालय में हर स्तर पे है कि एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, जीवन भर सतत प्रयास। मैं अपना उदाहरण चौधरी अजीत सिंह जी का दूंगा। 83 साल की आयु में उनका निधन हुआ। 83 साल की आयु में जितनी मेरे अंदर कोई क्षमता या उत्सुकता हो सकती थी नई चीज़ों को ग्रहण करने, सीखने, मुझसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर थी। वे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते थे, 2 घंटा वो पढ़ते थे, देश और दुनिया में क्या हो रहा है, किताबें पढ़ते थे, अध्ययन विचार करते थे। तो मैंने उनसे ये चीज़ें सीखी हैं और यही वैल्यू सिस्टम, यही संस्कार हमें सब में पैदा करना होगा। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2024 आईआईटी का बैच कैसा कर रहा है। आईआईटी संस्था चौधरी अजीत सिंह जी ग्रेजुएट थे। आम नौजवान ये मानता है कि आईआईटी क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है, लाखों में चंद हजारों बच्चे जो है आईआईटी जाते हैं। बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं में उसकी गिनती है। नौजवान सोच सकता है आईआईटी में मेरा दाखिला हो गया, अब मेरी नौकरी पक्की। घर परिवार के लोग बहुत खुशी मनाते होंगे, मिठाई बांटते होंगे, हमारा बच्चा अब संभल गया, हमारी बच्ची संभल गई, अपने पांव पे खड़ी हो चुकी है। यही तो माना जाता है। 2024 में अब तक 38% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 38%। यानी सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना, आप सोचो कि डिग्री मिल गई, डिग्री होल्डर हूं, अब तो बस मेरा हक है, अब तो मेरे जो है कदम चूमने लोग उद्योगपति आएंगे और कहेंगे बेटा कहाँ किस तरह की नौकरी चाहिए, बता कितने लाखों का पैकेज मिलेगा। ऐसा नहीं है, जॉब सेक्टर ऐसा नहीं है, ये कड़वा सत्य है। कई कारण हैं। दुनिया के आर्थिक जो स्ट्रक्चर है उसमें तेजी से परिवर्तन, बदलाव हो रहा है। मैं और आप चाहते हुए भी उसको नहीं बदल सकते, वो इनेविटेबल है, वो होना ही है, वो हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत देश उसमें अपना, भारतीय समाज, ग्रामीण समाज कैसे अपने आप को तैयार करे, अपनी क्षमताओं पे ध्यान दे और उसमें इन परिस्थितियों में लीडरशिप करे, नेतृत्व करे। एआई, मशीन लर्निंग ये आ चुका है। शुरुआती दौर में लोग सोचते थे कि जो कंप्यूटराइजेशन है, जो एआई है, अगर ये कभी आएगा तो ये कभी जो बिल्कुल निम्न स्तर के काम है जो रोबोटिक्स करते हैं वही करेगा। ये मजदूर की नौकरी खाएंगे, ये वकील की नौकरी नहीं खा सकते, कलाकार की नौकरी कभी नहीं खा सकते। कितने अच्छी वहाँ मैंने देखा, मुझे मेरी तस्वीर भेंट की, यहाँ के आर्ट्स फैकल्टी ने पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई, मुझे दिखाई। एआई का प्रोग्राम बेहतरीन पेंटिंग बना रहा है और आप देख के बता नहीं पाओगे कि इंसान ने बनाई है, मशीन ने बनाई है, प्रोग्राम ने बनाई है। तो बताओ, कृषि के क्षेत्र में भी नई तकनीकें आ रही हैं, मजदूरों की उस तरह से जरूरत नहीं हो। तो आप देख रहे हो पिछले 3-4 दशक में परिवर्तन किसानों ने होते होते अपने आंखों के सामने होते देखा है। लेकिन अंधकार नहीं है सब कुछ, इसी में से रास्ते निकलेंगे, इसी में से नई संभावनाएं बनेंगी, बस हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन भर
अपने आप को निरंतरता के साथ रीइन्वेंट करना, स्किलिंग, अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, इसके लिए तैयार रहना, ये हमें सोच और विचार अपने नौजवानों में पैदा करना होगा। मैं सभी परिवार के जनों से कहता हूं कि अपने घर में बैठ के इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, बहुत से प्रयास हो रहे हैं। कुछ आंकड़े में बताना चाहूँगा। जेएसएस तो सचिव साहब ने बताया 290 देश में है, उसमें लगभग 20% यूपी में है। और ये जेएसएस जो संगठन है, ये बिल्कुल जो बहुत ही गरीब क्षेत्र के लोग हैं, सीधा उनके लाभ के लिए बनाई गई है। 1967 से योजना चल रही है। अब 10 साल हमारे मंत्रालय के शुरू हुए हैं। अब हमारे मंत्रालय के अंतर्गत ये काम है। इसमें 76% बीपीएल परिवार हैं, 26% अनुसूचित जात के लोग हैं, 35% ओबीसी, 10% माइनॉरिटी के लोग हैं जो लाभार्थी हैं। अनेकों संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। इसमें सामाजिक क्षेत्र का बड़ा योगदान है। ये सोच कि हम सरकार में बैठे अब सोचें कि भाई सरकारी सब करेगी, सरकारी अधिकारी, सरकारी प्रशासनिक तंत्र ही सब कुछ करेगा, नहीं। सोशल सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा जिम्मा है। जिस तरीके से विश्वास आम जनमानस का आज भी सामाजिक क्षेत्र पे है, शायद सरकार पे नहीं है, सरकार की लाल बत्ती पे नहीं है, सरकारी तंत्र पे नहीं है, सरकारी अधिकारियों पे नहीं है, क्योंकि उनका रोज उठना बैठना समाज के अंदर भीतर है। और इसलिए वही कार्यदायी संस्था जेएसएस की सामाजिक क्षेत्र है। ये एक ऐसी शायद यूनिक सरकार की स्कीम है जहां सरकार सपोर्ट कर रही है, संसाधन दे रही है, और कार्यदायी संस्था खुद जनता है, सामाजिक क्षेत्र। इसके अलावा पीएम कौशल विकास योजना हमारे इस मंत्रालय से जुड़ी सबसे बड़ी स्कीम है। मैं योजनाओं के बारे में जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता भी जुड़े हुए, बहुत मेरे परिवार से और दल से जुड़े हुए लोग हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और सुनिश्चित करें कि हमारे क्षेत्र में लोग इन योजनाओं का लाभ उठाएं, क्योंकि जेएसएस का कार्यक्रम है। मेरठ में एक भी जेएसएस नहीं है, बागपत में अभी कोई जेएसएस नहीं है। मैंने समीक्षा की है, हमारे जिलों में ऐसा नहीं है कि आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है। सामाजिक क्षेत्र की अपनी भूमिका है। आवेदन मंत्रालय के पास आए हैं, हम लोग इस पे मंत्रालय के स्तर पे विचार करेंगे कैसे जेएसएस के दायरे को हम और बढ़ाएं, कैसे इसमें विस्तार हो सके। तो पीएमकेवीवाई में आप देखेंगे मेरठ में प्रोग्राम हो रहा है। 97,000 पीएमकेवीवाई के मेरठ में लोगों को प्रशिक्षण मिल चुका है। 1,40,00,000 लोगों को देश भर में पीएमकेवीवाई का लाभ मिल चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौशल विकास की योजना नहीं चल रही या उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा, अभी भी मिल रहा है। बस एक समावेश और समन्वय बनाने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएं। और नई चीजें हो रही हैं। जब मैं लिस्ट देख रहा था, मैंने तो मेरिट की लिस्ट देखी कि कौन कौन से वो जॉब ट्रेड्स हैं जो पॉपुलर हैं, किस चीज की डिमांड है, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है। आईटीआई के ढांचे को भी आप लोग समझते हो, सब बुद्धिजीवी बैठे हैं। जो डिमांड आईटीआई की थी 15 साल पहले, एक डिमांड थी कि आईटीआई में एडमिशन मिल जाए हमें, थोड़ा उसमें कमौती गिरावट आई है। तो हमें कोर्स और करिकुलम पे ध्यान देने की जरूरत है। मार्केट से लिंक किया जाए कि आज आवश्यकता क्या है, उद्योग जगत को क्या आवश्यकता है, व्यापार के क्षेत्र को क्या आवश्यकता है, सामाजिक क्षेत्र को क्या आवश्यकता है, लाभार्थी की क्या क्षमता है। मैं इस मंच से बधाई भी देता हूं कि कुछ राज्य इस पे अच्छा काम कर रहे हैं और हमने सुनिश्चित किया है कि इस काम को हम सिर्फ दिल्ली में बैठ के तय नहीं कर सकते। केंद्र मंत्रालय पूरी तरह से 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम चला रहा है। पीएमकेवीवाई 100%, राज्य सरकार की उसमें भूमिका नहीं, 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन इन योजनाओं को भी बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय बना के हमें चलना होगा। जो अच्छे प्रयास राज्य में हो रहे हैं उससे सीखना होगा और मदद करनी पड़ेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पहली 5 घोषणाओं में से एक घोषणा उन्होंने कौशल विकास की कि वो अपने प्रदेश का स्किल सेंसस कराएंगे
स्किल गैप आइडेंटिफाई करेंगे, कहाँ क्या कमी है। आने वाले समय में मेरठ में भी हम इस तरह के प्रयास करने जा रहे हैं। कौशल मेला भी लगाएंगे। जब हमें पहचान होगी कि यहाँ कमी है, उद्योग जगत को इन्वॉल्व करके कि वो डिमांड की तरफ से वहाँ वह अपना जो है जिम्मेदारी लें। और सप्लाई हमारा हर घर में है। कितने ऐसे नौजवानों से मिलता हूँ मैं, गांव में है, पढ़ाई लिखाई अच्छी की है, डिग्री भी है, डिप्लोमा किया है, अच्छा कोर्स, और वापस अब क्या करें, पूछता हूँ क्या कर रहे हो, भाई खेती कर रहे हैं, जो खेती पुरानी है वही देख रहे हैं। कितनी खेती, 2 बीघे 3 बीघे, क्या करोगे उसका, वो मालूम नहीं है। तो हार नहीं माननी चाहिए। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, कभी हार नहीं माननी। मेरठ के लोग तो कभी मान ही नहीं सकते ये चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है। तो हम भी बेहतर प्रयास करेंगे, आपका भी सहयोग मैं मांगता हूं। तीसरी स्कीम जो महत्वपूर्ण है, जेएसएस और पीएमकेवीवाई के बाद वो नैप्स, जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। अप्रेंटिसशिप का मतलब इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री अपने फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे आपको ट्रेनिंग देगी और इंडस्ट्री को और लाभार्थी को दोनों को सुविधा भारत सरकार दे रही है। 1961 का कानून है, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, अनिवार्य है। उद्योग जगत के बहुत लोग आके सरकार से मांगते जरूर हैं कि हमें ये दे दो, हमें जमीन दे दो, हमें पॉलिसी दे दो, हमें टैक्स में छूट दे दो। और अगर मैं उनसे पूछने लगूं कि आपने कितने अप्रेंटिस रखे हैं, कि 1961 का एक्ट क्या आपको कहता है, क्या निर्देशित करता है, तो मुझे ज़्यादा केस नहीं मिलेंगे जो इन्होंने एक्चुअली उसका अनुपालन किया। तो हम लोग उसमें भी सोच रहे हैं कैसे सुधार हो सकता है, उसकी संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। और जैसा मैं कह रहा था, नया काम हो रहा है मेरठ में, मैंने देखा ना लिस्ट, 404 लोगों ने पीएमकेवीवाई के लाभार्थियों ने किस क्षेत्र में ट्रेनिंग की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये भी है, जरूरी नहीं कि एक सिर्फ कारपेंट्री के ट्रेड को ही आप करेंगे, प्लम्बिंग के ट्रेड को करोगे। आज लोग कमा रहे हैं पैसा, और फ्यूचर स्किल्स को हमें दिखाना है। जो हायर लेवल की लर्निंग है, जो प्रशिक्षण हम दे सकते हैं, और जो बेहतरीन संस्थाएं उस क्षेत्र में, उनके साथ पार्टनरशिप करके, करिकुलम बना के, कोर्स डिजाइन करके हम नौजवानों को उनके अंदर ये क्षमता भी पैदा करेंगे। आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, और बल्कि उत्तर प्रदेश में मेरा पहला मंत्री पद संभालने के बाद कार्यक्रम है, और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ स्थान पे कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। कार्यक्रम भी अच्छा था, स्थान भी पवित्र है, और मेरी वीसी साहिबा से काफ़ी चर्चा हुई। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि मेरे मंत्रालय के माध्यम से, राज्य के प्रयासों के मदद से, हम इस विश्वविद्यालय में भी अपने मंत्रालय से जुड़े सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। और जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप्स, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर के स्पेस में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, जो ग्रामीण भारत में नई संभावनाओं के रास्ते अगर हमें तलाशने हैं, जो चौधरी चरण सिंह की, चौधरी अजीत सिंह जी का सपना था, तो ऐसी संस्थाओं के साथ भी हम पार्टनरशिप करके जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनका लाभ आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ज़्यादा बारीकी पे हम लोग बात नहीं कर सकते, हमारी खुद की सीमाएं हैं। मैं मजाक कर रहा था कि सब मंत्रीगण बैठे हैं, सब तो यहीं के प्रोडक्ट हैं, सब CCS के प्रोडक्ट हैं। और मैं मजाक कर रहा था कि देखो ये फ़र्क होता है विपक्ष और सत्ता का। तुम पूछा क्या, मगर जब विपक्ष में थे तो हमें मिलता था गदा तलवार, अब मिल रहा है शॉल और पौधा। तो अब सरकार की भूमिका में है, बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। प्रधानमंत्री जी का भी एक विजन है, उन्होंने प्राथमिकता दी है कि नौजवानों को कैसे हम बेहतर अवसर दें। और चौधरी चरण सिंह जी का वो जो नारा था कि देश के खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, आज मैं कहता हूं कि देश की खुशहाली और हमारे भारत में कुशल भारत का मिशन, दोनों का सीधा जुड़ाव और संपर्क है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए, प्रेरणादायक शब्दों के लिए और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री
स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार और शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार माननीय श्री जयंत चौधरी जी, जिनका उद्बोधन आपने सुना। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए संयुक्त सचिव कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार। मैं आपसे निवेदन करूंगी आप 2 मिनट और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसके बाद राष्ट्रगान होगा और जलपान के साथ ही कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं निवेदन कर रही हूँ आदरणीय श्री शैल मालगे जी से। Hello. First of all, heartfelt gratitude to the Honorable Minister. Your visionary and inspiring message has set a positive tone. Under your dynamic leadership, I am confident that Jan Shikshan Sansthan movement will scale greater heights. Sincere thanks to Secretary Sir. Your constant guidance and wise advice have been pivotal in implementing innovative changes in the JSS.